हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EN लर्नर्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए गाइज, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज ये आपकी फर्स्ट क्लास है, जो कि आपके पार्ट थर्ड जो आपका एंट्रेंस टेस्ट होता है वो आपका 3 पार्ट में डिवाइड होता है। ये सब चीज़ें मैंने आपको पहले बता रखी है। आपका सिलेबस क्या है, कितने पार्ट में डिवाइड है। आपका सिलेबस जो है 3 पार्ट में डिवाइड होता है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। जो आपका फर्स्ट होता है वो लैंग्वेज से रिलेटेड होता है, जो आपका सेकेंड होता है वो रीजनिंग से, और जो आपका थर्ड होता है वो आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है, जो कि आपका बीएड के बेस पर होता है। तो ये आपका क्या होता है, विषय अभिक्षमता। तो आज हम पार्ट थर्ड की जो है क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत से बच्चों का मैसेज कमेंट आ रहा था, मैम क्लासेस स्टार्ट कर दीजिए ताकि हम तैयारी कर सके। तो आपके पास अभी तक बहुत टाइम था, जिसके कारण मैंने जो है आपको क्लासेस स्टार्ट नहीं कराई थी। लेकिन अब जो है आपका एंट्रेंस टेस्ट जो है आ ही जाएगा कुछ महीनों में, तो इस वजह से जो है अब हम आपकी क्लासेस स्टार्ट कर देते हैं। तो आपको उसी के अकॉर्डिंग पढ़ना होगा, जिस अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आएंगे। तो आपको कुछ भी ऐसा नहीं पढ़ना होगा जो आपके एग्जाम में नहीं आएगा, क्योंकि किसी भी चीज़ के सिलेक्शन के लिए सबसे ज़रूरी ये होता है कि आपको क्या नहीं पढ़ना है। क्योंकि क्या आपको क्या पढ़ना है ये सब बच्चों को पता होता है, लेकिन आपको क्या नहीं पढ़ना ये बच्चों को नहीं पता होता। तो आज हम वो भी डिस्कस करेंगे, आपको क्या नहीं पढ़ना। क्योंकि आपका जो ये पार्ट थर्ड है, इसमें बहुत से बच्चे कुछ भी पढ़ते हैं जो कि आपके काम का बिल्कुल भी नहीं है। तो आज आप ये क्वेश्चन देखना, ये क्वेश्चन आपके लास्ट ईयर आए हुए थे। तो हम एक एक क्वेश्चन को जो है डीपली सोल्व करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग जो है आगे की सीरीज कंटिन्यू करेंगे। और आपको इसी के अकॉर्डिंग जो है आपको पढ़ना होगा, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपके 2023 में भी आएंगे। मैं आपको लास्ट 3 या 4 ईयर के सारे प्रीवियस पेपर इस चैनल पर करा दूंगी, और हर पेपर को जो है बहुत ही अच्छे से हम सोल्व करेंगे। बस आपको क्या करना है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जितनी भी इम्पोर्टेंट वीडियोज़ आए, क्लासेज आए, उसकी नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होगे, आपका सेक्शन थर्ड विषय अभिक्षमता, ये आपका थर्ड पार्ट है। और जो मैं आपको आंसर बताऊंगी वो आपके 100% सही होंगे। तो आपके आंसर में 1 भी % जो है डाउट आप मत रखना कि आंसर गलत हो सकता है, क्योंकि जो ये आंसर मैं आपको बताऊंगी ये यूनिवर्सिटी के द्वारा प्रोवाइड कराई गई आंसर की के अकॉर्डिंग ही आपको बताए जाएंगे। तो चलिए अब हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, चलिए अब अपना फर्स्ट क्वेश्चन जो है हम डिस्कस करते हैं। बच्चा अपनी तर्क शक्ति और सोचने की क्षमता का किस अवस्था में विकास करता है। तो ये आपका पेडागोजी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन है। तो इसमें पूछा गया है कि बच्चे में कब रीजनिंग और थिंकिंग जो है डेवलप होती है, कौन सी स्टेज में। तो आपकी किशोर अवस्था में जो आपकी थिंकिंग या फिर रीजनिंग है वो आपकी हाई लेवल पे चली जाती है, वो आपकी चिंतनशील हो जाती है। तो ये वाला आपका आंसर नहीं होगा। और शैशव अवस्था, इसमें बच्चा जो है आपका चिंतन नहीं कर पाता, आपकी तर्क शक्ति या फिर सोचने की क्षमता का विकास जो है यहाँ पर नहीं होता। और इसके बाद जो है आपका है बाल्यावस्था। तो बाल्यावस्था में ही आपकी तर्क और सोचने की क्षमता जो है वो विकसित हो जाती है। और आंसर नंबर डी है हमारा ए और बी। ए और बी आपका हो नहीं सकता है, क्योंकि जब बच्चा किशोर अवस्था में होता है तब उसकी थिंकिंग और रीजनिंग जो है वो डेवलप हो चुकी होती है। तो इन्होंने पूछा है किस अवस्था में विकास करता है। और आपका बाल्यावस्था ही एक ऐसा है जिसमें बच्चा सबसे ज़्यादा विकास करता है, चाहे वो आपका शारीरिक रूप से हो या फिर आपका रीजनिंग के अकॉर्डिंग हो या फिर आपका थिंकिंग, किसी भी उसमें अगर आपसे पूछे कि सबसे ज़्यादा विकास कब करता है, तब आपका बाल्यावस्था आ जाएगा। अगर इसमें पूछता आपसे कि तर्क शक्ति और सोचने की क्षमता का सबसे गहन विकास किस अवस्था में होता है, तब आपका जो था किशोर अवस्था था वो आपका राइट हो जाता है। लेकिन इन्होंने क्या पूछा, सिर्फ विकास होता है, और विकास जो होता है वो आपका बाल्यावस्था में होता है। तो इसका आंसर सी जो है वो राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अनुभव के आधार पर व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन परिभाषित करता है। तो यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन दिए है, बुद्धि, छाप, सीखना, परिपक्वता। तो आपका जो सबसे पहला हो गया बुद्धि। बुद्धि जो है वो आपके अनुभव के आधार पर नहीं होता, क्योंकि बुद्धि जो है सब में नेचुरल होती है। बस हम इसे थोड़ा जो कंडीशनिंग करके जो है थोड़ा निखार सकते हैं, लेकिन ये आपकी जो है एक तरह से आपकी इन्वायरमेंट से नहीं मिलती, ये आपके हेरिडिटी से मिलती है आपको। तो ये जो है आपके व्यवहार के कारण या अनुभव से जो है इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन अगला जो है आपका छाप या आपका इम्प्रिंटिंग। इम्प्रिंटिंग जो होता है एक तरह की छाप होती है। छाप क्या होता है, जैसे आपने कुछ चीज़ें देखी और वो आपके माइंड में जो है वो रह गई, जैसे आपके साथ बचपन में कुछ हुआ होगा, वो आपको अभी थोड़ा सा याद है, वो क्या होती है, वो आपकी एक छाप के अकॉर्डिंग आ जाता है। लेकिन यहाँ पर इन्होंने थर्ड क्या दे दिया, आपका सीखना। तो सीखना ही हमारा क्या होता है, अनुभव के आधार पर जो व्यवहार में स्थायी परिवर्तन होता है वो ही आपका क्या होता है, सीखना कहलाता है। वो ही आपकी लर्निंग होती है। और परिपक्वता जब आती है वो आपकी किशोर अवस्था में आती है, वो भी आपके समय के अकॉर्डिंग आती है। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो आपका थर्ड आंसर हो जाएगा।
तो आप देख पा रहे होगे आपके एमएड एंट्रेंस टेस्ट में ऐसे ही आपके सारे क्वेश्चन आते हैं, ना कि आपका इसमें बुध काल पूछेगा, ना ही आपका मुस्लिम काल। उससे बहुत ही रेयर चांस होते हैं जो आपका 1-2 नंबर का क्वेश्चन आ जाए। आपके लगभग इसी टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक ऐसा मूल्यांकन जो स्वयं पाठ्यक्रम के अंत में छात्रों को श्रेणी देने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर आपके पास ये 4 मूल्यांकन हो गए। पहले इन चारों मूल्यांकन को समझते हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में आपके इन चारों मूल्यांकन से ही आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जो आपका सबसे पहला मूल्यांकन होता है निदानात्मक मूल्यांकन, ये आपको होता है किसी चीज़ को डायग्नोस्ट करने के लिए। जैसे कि बच्चों को कोई प्रॉब्लम है, आपने बच्चों की प्रॉब्लम को देखा और उसके उपचार के लिए आप अगर कोई मूल्यांकन कर रहे हो तो वो आपका आ जाएगा निदानात्मक मूल्यांकन में। जैसे कि अगर बच्चे को किसी चीज़, आप बच्चे को जो है देखने में प्रॉब्लम है, तो आप उसे टेस्ट ना देकर, रिटन टेस्ट ना देकर आप उससे ओरल क्वेश्चन पूछ रहे हो, वो क्या हो गया आपका निदानात्मक मूल्यांकन। क्योंकि बच्चों की जो प्रॉब्लम थी आपने वो सॉल्व करके जो है उसका मूल्यांकन कर लिया। अगला क्वेश्चन जो है आपका संरचनात्मक मूल्यांकन, ये आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है। आप इसे हिंदी और इंग्लिश थोड़ा दोनों में देख कर चलना, क्योंकि आपकी जो हिंदी वर्ड है वो आपके बहुत डिफिकल्ट माने जाते हैं, लेकिन जो आप इसे इंग्लिश में पढ़ोगे तो आपको ज़्यादा इजीली समझ में आ जाएगा। तो जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हो फॉर्मेटिव असेसमेंट, ये फॉर्मेटिव होता है आपका जब आपका पूरा सत्र चल रहा है। आप जैसे बच्चों को 6 क्लास में है तो उसके बीच में 6 क्लास के बीच में जैसे कि मैडम ने 1 महीने के बाद 15 दिन के बाद कुछ पढ़ाया, उसका टेस्ट ले लिया, तो ये आपका वीकली मंथली होता है। इसमें आपके FA इस टाइप के जो है टेस्ट आ जाते हैं। और ये FA जो है ये कैसे भी चलता रहता है, मतलब कैसे भी चलता रहे, 15 दिन में भी हो जाता है। मैडम हर रोज़ भी आपका देखती रहती है बच्चा क्या कर रहा है, उसका मूल्यांकन जो है टीचर हर वक्त करती रहती है। तो ये आपका क्या होगा, आपकी पढ़ाई के दौरान चलता है। लेकिन उन्होंने क्या पूछा है कि ऐसा मूल्यांकन जो पाठ्यक्रम के अंत में होगा। अंत में आपका कौन सा होता है, योगात्मक, जिसे आप बोलते हो समेटिव असेसमेंट। तो इन्होंने क्या पूछा आपका अंत में, आपका योगात्मक मूल्यांकन ही आपका अंत में होता है, जो कि एंड में होता है, जब आपको श्रेणी दी जाती है बच्चे का, जब रिजल्ट डिक्लेयर किया जाता है कि बच्चे ने अपने क्लासरूम में 1st 2nd श्रेणी जो है प्राप्त की है, वो आपका समेटिव असेसमेंट होता है। तो ये आपका जो आंसर था इसमें C हो गया। लेकिन चलिए हम आपका 4th भी देख लेते हैं। समकालीन मूल्यांकन भी आपका जो है फॉर्मेटिव की तरह, ये भी आपका करिकुलम के टाइम पर जो है चलता रहता है। लेकिन उन्होंने क्या पूछा अंत में कौन, तो अंत में आपका कौन सा होता है, समेटिव असेसमेंट होता है, योगात्मक मूल्यांकन। तो इसका आंसर जो है 3rd हो जाएगा। अब आपको ये चारों ही मूल्यांकन समझ में आ गए होंगे, आप इन्हें आराम से कर सकते हो। आने वाले टाइम में जरूरी नहीं आपसे योगात्मक के बारे में पूछे, आपका संरचनात्मक मूल्यांकन के बारे में पूछ लेगा तो आप बता देना। तो अगला जो है आपका अधिगम पदानुक्रम का विचार किसने दिया। तो अधिगम पदानुक्रम का विचार जो है वो आपका गेने ने दिया था। तो ये चीज़ें जो है आपको याद रखनी पड़ेगी। इस टाइप के जो है आपके क्वेश्चन आते हैं। आप देख पा रहे ये क्वेश्चन बिल्कुल आपके CTET टेट के अकॉर्डिंग आएंगे, तो आपको इस तरीके से ही पढ़ने पड़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। तो चलिए अब अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह उन मनोभौतिक प्रणालियों के व्यक्ति के भीतर गतिशील संगठन है जो उसके अद्वितीय समायोजन को निर्धारित करता है। यह कथन किसका है। तो ये इन्होंने डेफिनेशन पूछ लिया और आपकी डेफिनेशन आती है, आपको परिभाषाएं याद करनी होगी। तो ये आपकी परिभाषा ये किसके द्वारा दी गई है, तो ये आपकी ओलपोर्ट के द्वारा जो है दी गई है। तो इसमें जो है आपका आंसर नंबर C हो जाएगा। तो अगला देखते हैं हम आपका पाठ्यक्रम विकसित करते समय निम्नलिखित में से किसे सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। तो ये आपका एक तरह से पेडागोजिकल क्वेश्चन हो गया। आपको 4 ऑप्शन दे दे, जरूरी नहीं ये चारों ही आपके गलत हो, लेकिन इसमें आपको क्या जो सबसे अच्छा क्वेश्चन है, जो सबसे अच्छा आंसर जो इसमें दिया गया है, आपको वो ढूंढ कर निकालना है। तो इन्होंने सबसे पहले क्या दे दिया, विद्यार्थियों की क्षमता व रुचि, ये आपका प्लस पॉइंट दिख रहा है, तो आप इसे ध्यान में रख सकते हो। अब अगला देखते हैं ऑप्शन रोजगार बाजार की आवश्यकता। तो बच्चों के पाठ्यक्रम को हम इसलिए विकसित नहीं कर रहे कि वो रोजगार बाजार की आवश्यकता की पूर्ति करेगा, तो ये वाला जो है आपका नेगेटिव पॉइंट है, तो ये तो इसका आंसर नहीं होगा। अगला क्या है, समाज की, बच्चों को समाज की मांग के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ा रहे, ना ही उसके पाठ्यक्रम का निर्माण करें। हाँ, हम इतना कर सकते हैं कि जो हम पाठ्यक्रम का निर्माण करेंगे वो आपके समाज में लागू होना चाहिए। हम उन्हें सामाजिक प्राणी भी बना रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम उसकी समाज की मांगों को ही पूरा कर रहे हैं, तो इसमें वो भी नहीं आएगा। तो अगला जो है हमारा प्रतियोगिता परीक्षा रुझान, तो हमें तो उन्हें प्रतियोगिता से हटाना है, हमें उस चीज़ के लेकर नहीं चलना। तो इसका जो पॉजिटिव आंसर था वो सिर्फ एक ही था, विद्यार्थियों की क्षमता और रुचि के अकॉर्डिंग हमें अपने पाठ्यक्रम का निर्माण करना होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी तकनीक में
व्यक्ति अपनी खुद की कहानी को सुनता है। तो आपके पास ये 4 चीज़ें हो गई। सबसे पहली क्या है? आत्मकथा, जीवनी, सुलेख, और चौथा है जो है आपका पॉलीग्राफी। तो जो सबसे पहली होती है आत्मकथा, जिसे बोलते हैं आप ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी क्या होती है? खुद के द्वारा जो लिखी गई कहानी होती है वही आपकी ऑटोबायोग्राफी होती है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? आपका फर्स्ट आ जाएगा। तो अगला जो है जीवनी। जीवनी क्या होती है? जीवनी जो है किसी और के द्वारा लिखी गई होती है। सुलेख क्या होता है? सुलेख जो है आपके एक रिटर्न की फॉर्म में होता है, वो आपका एक तरह से पैराग्राफ निबंधात्मक फॉर्म में जो है ये लिख दिया जाता है। अगला जो होता है वो आपको होता है पॉलीग्राफी। ये एक तरह की ग्राफी होती है, एक तरह का लेख होता है। तो ये भी जो है व्यक्ति अपने अकॉर्डिंग नहीं लिखता। तो इसका जो आंसर था वो आपका फर्स्ट हो जाएगा, आत्मकथा। अगला क्या है हमारा क्वेश्चन? शिक्षा व्यवहार का है कारण, शाखा, विज्ञान, संशोधन। इस चीज़ को लेकर बच्चों के बहुत आंसर गलत होते हैं। तो आपका जो सबसे पहला है वो तो आप कट कर दोगे क्योंकि कारण नहीं होता। तो शिक्षा व्यवहार की शाखा है, लेकिन इन्होंने क्या पूछा है? व्यवहार का पूछा है। शिक्षा एक शाखा है, लेकिन किसकी? विज्ञान और कला की। तो आपका शाखा और विज्ञान ये भी कट गया। लेकिन जो आपका संशोधन है ये आपको हिंदी में सही नहीं लग रहा होगा, लेकिन जब आप इंग्लिश में पढ़ोगे एजुकेशन इज द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, तो आपको आंसर इसका सही लगेगा। तो आप इसे जो है आप इंग्लिश में भी थोड़ा देखना कि आंसर इंग्लिश में किस टाइप के दिए हुए हैं, तो आप जो आंसर है वो सही निकाल लोगे। तो यहाँ पर क्या है इसका आंसर? मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन ही होता है हमारा व्यवहार। अगर आप व्यवहार में मॉडिफिकेशन नहीं करोगे तो आपका शिक्षा का कोई अर्थ नहीं रह गया। व्यवहार में ही स्थायी परिवर्तन आपका शिक्षा या फिर लर्निंग कहलाता है। तो इसका आंसर जो है आपका डी हो गया। इसके बाद जो है फ्राइड के अनुसार अतिहेम का पूर्ण विकास किस अवस्था के दौरान होता है? तो आपको यहाँ पर फ्राइड भी पढ़ना होगा। आप अगर फ्राइड पढ़ोगे तो आपको उसकी काल, स्टेज वगैरह भी आपको अगली बार दे सकता है। तो इसमें क्या आएगा? इसमें प्रसुप्ति काल, दूसरा है गुदीय लैंगिक काल, और जो डी है वो आपका दे रखा है। तो इसमें जो सबसे पहला है वो ही आपका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि इसमें ही आपका जो अति अहम का पूर्ण विकास होता है। जब बच्चा लिटेंसी पीरियड में होता है तभी उसका जो है अहम का पूर्ण विकास आपका हो जाता है। तो इसका जो है फर्स्ट आंसर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। मानक विचलन की अवधारणा को सबसे पहले किसने दिया था? मानक विचलन की अवधारणा को सबसे पहले कार्ल पियर्सन ने दिया था। तो ये आंसर भी आपका करेक्ट हो जाएगा। और बाकी जो 3 आंसर है ये आप इनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना, क्योंकि इनसे रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये जो आपके बाकी ऑप्शन है ये आपका एक तरह का होमवर्क हो गया। आपको इनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ना है और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो ये आपके क्वेश्चंस हो गए। बाकी क्वेश्चन जो है हम अगली वीडियो में देखेंगे। और आपके पार्ट फर्स्ट के लिए भी मैंने क्लासेस स्टार्ट कर दिया। अगर आपने वो चीज़ें नहीं देखी तो आप जाकर देख लेना, क्योंकि आपका पार्ट फर्स्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपकी रही पार्ट बी की बात, जो आपकी रीजनिंग से रिलेटेड है, उसकी क्लासेस भी आपकी जल्दी ही स्टार्ट करा दी जाएगी। आपकी फ़िलहाल जो है पार्ट फर्स्ट और आपका पार्ट थर्ड, उन दोनों की क्लासेस जो है आपकी स्टार्ट करा दी गई है। तो आप अच्छे से उन्हें पढ़ना और आप देखना, इसी के अकॉर्डिंग जो है आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। और आपको यही टॉपिक अपने क्लियर करने हैं, आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना जो कि आपके एग्जाम में ना आए। आपको यहाँ पर पीएचडी नहीं करनी है, आपको एक गवर्नमेंट सीट चाहिए, आपको कैंपस चाहिए। और मैंने आपको बताया हुआ है कैसे मैंने एंट्रेंस टेस्ट में 190 प्लस मार्क्स गेन किए थे। आप जाकर वो वीडियो देख सकते हो। उसमें मैंने अपनी कंप्लीट स्ट्रैटेजी, टिप्स जो है वगैरह वो सब चीज़ें शेयर की हुई है। और आपको लास्ट ईयर की मेरिट वगैरह सब प्रीवियस पेपर आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे। और उनकी पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहाँ पर आपको बहुत सारा मैटर प्रोवाइड करा दिया गया है। आप अगर वहाँ पर जाते हो आपको वहाँ पर इतनी सारी चीज़ें, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, जिससे आपको एग्जाम में बहुत ही हेल्प मिलेगी। तो आई होप गाइज आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आपके लिए बहुत हेल्पफुल है ये क्लासेस, आपको ये देखनी है पर्टिकुलर, और जो आपको इसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी जारी रखनी है। क्योंकि अगर आप पिछली ईयर के एंट्रेंस के प्रीवियस पेपर सोल्व कर लोगे तभी आपको आइडिया लगेगा आपके एग्जाम में आएगा क्या, क्योंकि आपको पूरा सिलेबस कवर करना ही नहीं होता और ना ही पूरे सिलेबस से जो है आपके इसमें क्वेश्चन आते। तो जो मैं चीज़ें आपको बता रही हूँ आपको उसी के अकॉर्डिंग जो है अपनी तैयारी करनी है, ताकि आपको आराम से जो है कैंपस मिल जाए, गवर्नमेंट सीट मिल जाए आपकी। तो आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। और अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना। आपके यहाँ पर सभी कमेंट का जो है रिप्लाई दिया जाता है, आपके यहाँ पर हेल्प की जाती है। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप चैनल के साथ जुड़े रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग EN लर्नर्स।